हम तो जो लोगों तक पहुंचा ही सकते हैं कि इतना बड़ा मसला है, क्योंकि गोदी मीडिया तो आपको दिखाने वाला नहीं है जो सच्चाई है, छुटपुट कर लें। सुनील सर देखिए, हम ये देखते पाते हैं कि जो चीन है उसने अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों में 27 जगहों के नाम बदल दिए, पूर्व का जो जितना सारा कुछ है। और जब G23 जैसा जो हो रहा था, 20 जैसा शिखर सम्मेलन कर रहे थे 2023 में भारत ने जब हो रहा था, तब वो अपना खेल खेल रहा था, सब कुछ कर रहा था। और फिर आप केवल ये जो चाइना की जो झालरें हैं, इस तरीके से ये जो फर्जीवाड़ा करके ही क्या हो जाएगा, आप 11 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ ऐसे आंकड़े आते हैं। आंकड़े तो गवाह है कि आप क्या कुछ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इसके पीछे का खेल क्या है। सब पर आपकी प्रतिक्रिया था। धन्यवाद संजीव जी। दरअसल अगर आपकी विदेश नीति में स्थायित्व नहीं है और अगर आपकी विदेश नीति दलीय हितों से ऊपर नहीं है तो फिर वो अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती। अगर केवल और केवल राजनीतिक लाभ के हिसाब से भी अगर आप विदेश नीति का संचालन करेंगे, जिस किसी भी देश ने कोशिश की कि उससे वो अपनी आंतरिक राजनीति को ध्यान में रखकर विदेश नीति निर्धारित करता है या उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, तो फिर आप दुनिया के पैमाने पर अपनी प्रतिष्ठा नहीं अर्जित कर सकते। पिछले एक दशक से क्या हो रहा है, क्या विदेश यात्राओं के दौरान जो गंभीर विषय हैं, द्विपक्षीय हों और चाहे अंतर्राष्ट्रीय मसले हों, उन पर भारत का कोई प्रभावी दबाव कहीं पर दिखाई पड़ा आपको? बड़े बड़े जो मैं विदेशों में जाकर के रैलियां करना, मोदी जी का इमेज बिल्डिंग का काम करना, ये विदेश नीति का काम नहीं है। विदेश यात्राओं में यह नहीं होता। अगर आप विदेश यात्राओं में गए हैं तो आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उनके पास समय नहीं होता। अगर द्विपक्षीय यात्राओं पे गए हैं, बहुराष्ट्रीय मंच, बहुपक्षीय मंच पे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में गए, तब भी उनके पास समय नहीं होता कि अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए काम करें। चीन के साथ जो घटना हो रहा है, आपने चीन के साथ वीजा, पर्यटन का वीजा देना बंद कर दिया था। क्यों चालू कर दिया? वो कौन से ऐसे हालात हो गए कि आपने चीनी नागरिकों को वीजा देना शुरू किया? सवाल इस बात का है, आपका जो व्यापार घाटा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से आप चीनी सामान के बहिष्कार का किनारेबाजी करते हैं स्वदेशी के नाम पर। बहिष्कार के नारे से चीजें रुकती है क्या? सवाल है कि पूरी की पूरी दुनिया एक उपभोक्ता बाजार बन गई है। अगर किसी उपभोक्ता को सस्ते दरों पर उसके उपयोग की चीज मिल रही है तो आपके नारे से लोग चुप हो जाएंगे। आपने आर्थिक जगत में चीन को चुनौती देने की कोशिश कब की? कब ऐसा दोहराया? आप अपने व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश कब आपने किया? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप एक चीन के ऊपर दबाव हो कि वो भारत के ऊपर उसकी आर्थिक निर्भरता बढ़े? तिब्बत के मसले पर आज भी चीन का रवैया क्या है? चीन तिब्बत के मसले पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू साहब ने दिया हुआ बयान वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि एक नागरिक के रूप में मेरा यह बयान है। ये एक मजबूत राष्ट्र का संकेत। हमारे विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि चीन से हम संभव नहीं है उसको हम उससे उस तरीके से आप पार पा सकते हैं। उनका शब्द है कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है वो, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, नहीं किया। ये उनके शब्द हैं। तो आप क्यों नहीं है? सवाल है कि आप क्यों नहीं है? अगर आपके सभी निर्णय राजनीति प्रेरित है, दलीय हितों से प्रेरित है, तो फिर भी एक मजबूत राष्ट्र कैसे हो सकते हैं आप? कौन सा काम आपको करना है? आपको केवल अगर आपकी प्राथमिकताओं में मंदिर के ऊपर ध्वज फहराना है तो फिर चीन का मुकाबला आप कैसे कर लेंगे? वो उस ध्वज फहराने में भी विज्ञान का उपयोग है। अगर विज्ञान का उपयोग नहीं करते आप तो उतना वो झंडा ऊपर तक जाता ही नहीं। बिल्कुल सही है। जिस कपड़े से आप उस झंडे को बनाए उसमें ही विज्ञान है, जिस डोरी में फहराया जा रहा है वो भी विज्ञान है, और विज्ञान की बात नहीं करते। आपका जो प्रवचन है वो पूरी की पूरी तरह से अंधविश्वास पे है। इस वैज्ञानिक सोच को, वैज्ञानिक प्रगति को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते।
सवाल कि ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का ध्वजारोहण, ये किसी सरकार का काम है। लेकिन आपके पास समय तो निश्चित है, या तो आप ध्वजारोहण कर लीजिए या चीन जैसे राष्ट्र का मुकाबला कर लीजिए। पिछले 10 वर्षों में आप सोचिए कि चीन अपनी शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, अपने बजट का, अपने जीडीपी का। आप कहां हैं? चीन अपने शिक्षण संस्थाओं के उच्चीकरण के लिए कितना प्रयास कर रहा है, आप कहां हैं? चीन अपने आधारभूत संरचनाओं के विकास करने के लिए क्या क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? मैं संजीव जी अब तक के जीवन में 5 बार चीन गया हूं और 5 बार अलग अलग शहर में गया हूं, किसी शहर में 2 बार नहीं गया। अगर बीजिंग गया हूं तो फिर संघाई चला गया, और वो सभी के सभी शहरों को चीन ने मतलब उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ, क्या नहीं है वहां? हमारे पास सुनील जी, हमारे पास भी कभी अवसर आया था ना, उसको गंवा दिया। हमारे पास था, कभी हम गंवा दिया आपने, गंवाया। आज आप बताइए ना कि आजाद हिंदुस्तान में चंडीगढ़ के बाद कौन सा नया शहर आपने डेवलप किया? नोएडा और फरीदाबाद के बाद कौन सा आपने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जिसके आप दुनिया के पैमाने पर जिसकी पहचान हो? नया शहर बनाने के नाम पर आपने कौन से प्रयास किए? आज मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में अमरावती को डेवलप करने की बात की जा रही है, और चंद्रबाबू नायडू का अपना प्रयास, उसको आप कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एक नया शहर विकसित हो जाए। हम कहते हैं कि वाराणसी में ही बड़े प्रयास किए जा रहे थे, एक नई काशी डेवलप हो जाती, वहां एक नया शहर डेवलप हो जाता। आप अगर स्मार्ट सिटी के नाम पे लूट खसोट और सब गड़बड़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक शहर का, अरे आप किसी परियोजना का नाम प्रधानमंत्री जी नहीं लेते। सांसदों द्वारा गांव गोद लिए जाने, कोई नाम सुन रहे हैं क्या आप? नहीं, वो गांव अभी गोद में ही है कि जमीन पर उतरे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। स्मार्ट सिटी परियोजना का कोई आज तक फिर दोबारा नाम कोई लेता है कि स्मार्ट सिटी में कौन सा काम हुआ? अरबों खरबों रुपए खर्च हो गए और उन शहरों की दुर्दशा हो गई। आधे घंटे पानी बरस जाए, चाहे राजधानी लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, और चाहे हिंदुस्तान का कोई भी शहर जो स्मार्ट सिटी परियोजना में लिया गया था, उसमें स्थिति बेहतर हुई हो, उसमें जल निकासी अच्छी हो गई, साफ सफाई अच्छी हो गई, लोगों का जीवन बेहतर हो गया, अच्छी जलवायु बेहतर हो गई। हम थोड़ा सा सुनील जी ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, वो तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम लोग इस पे चिंता कर रहे हैं। और नहीं, बस अंतिम बात, अगर आपकी प्राथमिकताएं ये नहीं होंगी तो आप चीन जैसे देश से मुकाबला नहीं कर सकते। 18 घंटे भारतीय नागरिक को रोका चीन ने, इसके पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? आपने बुला करके चीनी राजदूत से बात की कि आपने कैसे मेरे नागरिक को रोक लिया? होते कौन है आप? कोई भी ऐसा निर्णय या ऐसी घोषणा भारत सरकार की ओर से की गई जो लगे कि उस घटना को लेकर के हम संवेदनशील हैं? बड़ा सवाल है ये। एसआईआर का तो हर कदम पे विरोध होना चाहिए। मतदाता सूची में शामिल होने के लिए इसकी जिम्मेदारी आम नागरिकों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। यह सरकार की जिम्मेदारी है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो उसका पात्र है, उसको मतदाता सूची में शामिल करे। मतदाता सूची में शामिल होने की योग्यता किसी नागरिक के पास है या नहीं है, यह साबित करने की जिम्मेदारी आम नागरिक की नहीं हो सकती। यह मूलतः संविधान की मंशा के खिलाफ है और यह आम नागरिक के हितों के खिलाफ है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया मतदाता सूची को समृद्ध करने या शुद्ध करने का नहीं है, बल्कि यह एक बड़े वर्ग को मतदान के अधिकार से वंचित करने की कोशिश है। क्यों करेंगे आप एसआईआर? एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को से आप विभिन्न अभिलेख क्यों मांगेंगे? क्यों उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा? देश के इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई और क्यों किया जा रहा है इसको? निर्वाचन, आप जिन राज्यों में चुनाव है, चुनाव के दौरान एक निश्चित समय अवधि के भीतर, वो भी तार्किक समय अवधि नहीं है, आप क्यों दोबारा से मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं? जो आपने 2002 या 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया है, किन नियमों के तहत बना दिया? क्यों आपने 2002 बनाया, 2003 बनाया? 1950 क्यों नहीं बनाया? 2024 क्यों नहीं बनाया? तो मूलतः
ये इस देश में मतदाता सूची में शामिल होने की जो प्रक्रिया रही है वो इस देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को शामिल करने की रही है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं है कि जिस व्यक्ति का नाम, अगर कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस देश का नागरिक नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है और अगर कोई आपत्ति प्राप्त हुई है तो इसकी जांच करना, उसको जिम्मेदार ठहराना गृह मंत्रालय, भारत सरकार का काम है। ये उस व्यक्ति से नहीं मांगा जाना चाहिए। क्यों कि घुसपैठ कोई ऐसी चीज नहीं है कि आदमी हाथ जलाते हुए परेड करते हुए चला आया किसी देश में। सीमाएं सुरक्षित हैं और अगर घुसपैठ हुई है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नेंस के ऊपर जाती है, वो बतावें। तो आम प्रत्येक नागरिक को, आज हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, हम किसी कहीं के मतदाता नहीं है, वो मतदाता सूची स्थगित है, कहीं एकदम मैंने मतदान का कोई अधिकार मेरे पास नहीं है। क्यों है ऐसा? क्यों प्रत्येक नागरिक से बात आप करेंगे? रही बात पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की ठीक है, मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप किसी बड़ी ताकत से, किसी ऐसी ताकत से लड़ना चाहते हैं जिसको आप संविधान विरोधी मानते हैं, लोकतंत्र विरोधी मानते हैं, लोकतांत्रिक मान्यताओं परंपराओं के विरुद्ध मानते हैं, तो आपको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। निश्चित। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि किसी भी अथॉरिटेरियन ताकत से लड़ने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एक दूसरे का सहयोग किया। अगर आप केवल अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने या उसको बचाए रखने के नाम पर अन्य राजनीतिक दलों का, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग नहीं लेंगे तो आप उस बड़ी ताकत से लड़ नहीं सकते। ये संभव नहीं है। आपको अपने दलीय और राजनीतिक हितों से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप देश के नागरिकों का, अपने राज्य के नागरिकों का आह्वान करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, अगर आप इस पार्टी विशेष का समर्थन करते हैं तो लोकतांत्रिक मर्यादाएं खतरे में हो जाएंगी, तो इस लड़ाई को आप अकेले नहीं लड़ सकते हैं, ये संभव नहीं है। ऐसे में ये स्वाभाविक से सवाल है कि पश्चिम बंगाल में भी लड़ाई मिलकर के लड़ी जानी चाहिए। ठीक। एसआईआर का जो प्रयास पश्चिम बंगाल में नहीं, देश के किसी को राज्य में हो रहा है, वह वंचित मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने का नहीं है। आप खुद आप देख लीजिए कि अगर आप एसआईआर की स्थिति क्या बनी हुई है। हर नागरिक परेशान है, फॉर्म भरना, जो बीएलओ है उनके ऊपर कितना दबाव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी यही सारे उस पर मैं संविधान पे एक टिप्पणी कीजिएगा, मैं दोनों से, अजय सर और उत्कर से करूंगा, आप करिएगा। जी जी। अब सवाल इस बात का है कि संविधान दिवस की, आपको संविधान दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हम और आप एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ते रहे कि हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और हम गणतंत्र घोषित किए गए। आपने तिथि लाई 26 नवंबर। तो एक मुख्य आयोजन होता 26 नवंबर, तो इस राज्य सरकार के आने के पहले कभी नहीं था। ठीक है, 26 नवंबर को भी कुछ उपबंध लागू कर किए गए थे, इतिहास बताता है, लेकिन संपूर्ण रूप से संविधान को लागू माना जाता है कि 26 जनवरी 1950 और भारत देश से गणतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। आप एक संविधान लागू कर दिवस ले आकर, बहुत अच्छी बात है। केवल दिवस बना देने से आप संविधान का सम्मान कर लेंगे? अगर कोई सरकार नागरिक स्वतंत्रता के हितों के संरक्षक नहीं है, अगर उसे नागरिक आजादी के ऊपर खतरा महसूस होता है, तो संविधान दिवस मनावे, चाहे कोई दिवस मनावे। अगर संविधान में दिए गए अधिकार, अगर आप संविधान में किए गए प्राविधान अगर आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, उसके अनुसार व्यवस्था नहीं चला सकते हैं, तो फिर किस बात के लिए संविधान दिवस? बिल्कुल। और अगर उस आयोजन में विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टी के नेता अगर वहां पहुंच जाए तो आप असहज महसूस करें, जिसका आरोप लगाया जा रहा है, खुले मन से रहिए। हर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सबका स्टेक उतना ही बराबर है इस देश में जितना जो कोई पदधारक है उसका है। विपक्ष का नेता भी, विपक्षी पार्टियां भी जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो कहीं से घुसपैठ करके नहीं आई हुई है। बिल्कुल। और अगर आप विपक्ष का सम्मान नहीं करते, आलोचना को स्वीकार नहीं करते, विपक्ष से विमर्श नहीं करते, तो किस बात का संविधान दिवस? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा देश तो विमर्श पे चलने की बात करता है, हमारा संविधान विमर्श की बात करता है। राइट सर। और असहमति को अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप संविधान दिवस बनाने का कोई आपको हक नहीं है। राइट सर, राइट।